हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पी कोड। तो बच्चों, जैसे कि हम फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने अभी लास्ट वीडियो पढ़ा था। ये उसकी आगे की वीडियो, मतलब पार्ट 2 है ये। तो जैसा मुझे लग रहा है बेटा, फंक्शन लेके आपको फंक्शन बनाना तो आ चुका है। फंक्शन तो आप बना लेंगे। अब फंक्शन में और क्या चीज़ें होती है बच्चे देखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन में आपका जो होता है बेटा, अगर हम पाइथन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर पाइथन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर डिफरेंट है। लेकिन सी प्लस प्लस जावा की बात करें तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को सेम ही मानता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेंगे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या अंतर है। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं बेटा और पैरामीटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर होते क्या हैं। फंक्शन डेफिनेशन, मतलब जब फंक्शन आप बना रहे हैं तो यहाँ हम जो देते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स मतलब फंक्शन डेफिनेशन में जो ब्रैकेट में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर। या दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोलें तो द वेरिएबल विच रिसीव्स द वैल्यू व्हाइल कॉलिंग मीन्स द वेरिएबल विच रिसीव्स द वैल्यू आर नोन एज पैरामीटर। एंड व्हाइल फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम में जो ब्रैकेट में वेरिएबल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर। और फंक्शन कॉलिंग के टाइम में हम जो वेरिएबल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन बनाने टाइम में आप जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन पैरामीटर। और फंक्शन कॉलिंग के टाइम में आप जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो बेटा यहाँ आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या बता रहा है, पाइथन रेफर्स टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। मतलब पाइथन में फंक्शन कॉल करने टाइम में हम जो वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एंड पैरामीटर्स वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर। मतलब कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द पैरामीटर्स आर used while the function creation and arguments are used while the function calling. Or simply we can say while function calling in bracket which we write are the arguments, and while function definition or creation what we write inside the bracket are known as the parameter, or parameters are values being received as and the arguments are values being passed as. जो वैल्यू पास होती है वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है और जो रिसीव करते हैं वो पैरामीटर। तो हम पढ़ने वाले क्या है बच्चा, अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ पैरामीटर। कितने टाइप के पैरामीटर फंक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी पढ़ें बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज शुरू किया है तो हमारे पास 10 डेज ही हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर हम कितने तरीके से पास कर सकते हैं। तो अंटिल नाउ लर्न दैट अ फंक्शन कॉल प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज एज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो हम पैरामीटर कितने तरीके से पास कर सकते हैं, 3 वैल्यूज, 3 तरीके से। ठीक है, पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अब फॉर्मल और एक्चुअल क्या होते हैं, जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म होता है दे आर एक्चुअल, और जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म होता है दैट इज फॉर्मल। और फंक्शन डेफिनेशन के ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है, और फंक्शन कॉलिंग के टाइम में जो लिखते हैं वो क्या कहलाता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर। मान लो ये फंक्शन है, हमने यहाँ ए और बी दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये लिख रहे हैं हम, तो इस केस में आपका ए और बी क्या कहलाता है, पैरामीटर। फिर आपने अगर एक्स वाई को कॉल किया और आपने लिखा 5,7, तो 5 और 7 यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू है। लेकिन अगर ये सी और डी वेरिएबल होता तो ये सी और डी क्या कहलाते बेटा, एक्चुअल। ठीक है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। लेकिन पाइथन के लैंग्वेज में ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कॉलिंग के टाइम में जो देते हैं आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम में जो देते हैं वो पैरामीटर। तो यहाँ पर हेडिंग है पासिंग पैरामीटर। पैरामीटर्स को वैल्यू कितने तरीके से पास की जा सकती है, तो यहाँ पे 3 तरीका है। पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो पहले देख ले बेटा ये पोजिशनल क्या होती है। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी देनी है, और पोजिशनल मतलब उसी पोजीशन वाइज देनी है जिस पोजीशन में क्रिएट हुई है। मान लो हम इस फंक्शन की बात करें डेफ चेक, इसको कितनी वैल्यू चाहिए, 1 2 3, तो हम इसको 3 ही वैल्यू देंगे। 3 से कम दे सकते हैं क्या, नहीं।
एरर जनरेट कर देगा। ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं। ठीक, पहला पार्ट मतलब जितना रिक्वायर्ड है सारा देना कंपल्सरी। दूसरा पार्ट एक्स की कॉपी, एक्स की वैल्यू ए को मिलेगी, वाई की वैल्यू बी को मिलेगी और जेड की वैल्यू सी को मिलेगी। इसका मतलब डेटा कैसा पास होता है, फंक्शन कॉलिंग विद सीक्वेंशियल, और दैट इज कॉल्ड पोजिशनल। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपने 2 दिया है इस नेक्स्ट कॉलिंग में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जो आपने एक्स की वैल्यू दी है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जो आपने वाई की दी है। किस केस में, इस केस में। अगर इसकी बात करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी टास्क लिखा होगा वो सॉल्व होगा। तो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि अगर यूजर चाहे किसी को इग्नोर करना, कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम में कोई वैल्यू हम ना दें और ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही वैल्यू ले ले। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल बना रहे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर। अगर आपको डिफॉल्ट बनाना है तो आप कहाँ स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई इन द फंक्शन हेडर वाइल फंक्शन डेफिनेशन। जब आप फंक्शन डेफिनेशन बना रहे हैं तभी आपने दिया पहला प्रिंसिपल, दूसरा टाइम, तीसरा रेट। अब रेट वेरिएबल की वैल्यू आप चाहते हैं यूजर अगर न दे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले ले 0.10, मतलब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने यहाँ पे दे दी वैल्यू तो यूजर कैन मैक्सिमम पास 1 2 1 2 3 वैल्यू। कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं या पैरामीटर्स दिए हैं आपने फंक्शन डेफिनेशन में, आपने फंक्शन डेफिनेशन में 3 पैरामीटर्स दिए हैं, लेकिन इसमें से एक आपने कैसा कर दिया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को हम और क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। ठीक है, अब आपने जो डिफॉल्ट दिया है मतलब यूजर मिनिमम कितने दे सकता है 2 और मैक्सिमम कितने दे सकता है 3। अगर 2 वैल्यू देगा तो पहली वैल्यू किसके पास जाएगी, प्रिंसिपल के पास जाएगी, दूसरी वैल्यू टाइम के पास जाएगी, और रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.10। लेकिन अगर 3 वैल्यू देगा तो तीसरी किसके पास जाएगी, रेट के पास। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मैंने फंक्शन की कॉलिंग ऐसे करी, इंटरेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट में दिया 1000 कॉमा 5 ईयर्स कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3। तो 1000 गई प्रिंसिपल के पास, 5 गई टाइम के पास और 3 गई रेट के पास। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लेगा क्या बच्चों, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि आपने थर्ड वैल्यू दी है। लेकिन अगर मैं कॉलिंग ऐसे करूं, ये हम कॉलिंग में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये दिया ही नहीं है। ठीक है, हमारी कॉलिंग ऐसी है, हमारी कॉलिंग कैसी है, हमने 1000,5 दिया है। तो मिनिमम हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, 2 वैल्यू दे रहे हैं। एरर दिखाएगा क्या, नहीं, कोई एरर नहीं देगा। फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल के पास जाएगी, दूसरे टाइम के पास जाएगी। रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.10। रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.10 ले लेगा। रेट की वैल्यू कितनी ले लेगा 0.10। क्यों, क्योंकि हमने उसको रेट की वैल्यू नहीं दी है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर बनाना चाहते तो आप हमेशा राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। मतलब हम डिफ़ॉल्ट ऐसे बना सकते थे क्या कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1000 कॉमा टी कॉमा आर। नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि इग्नोर करते टाइम में हम अगर मिनिमम 2 वैल्यू देंगे तो स्टार्टिंग के 2 वैल्यू मिलेगी, एक देंगे तो एक को मिलेगी। तो हम इस तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं क्रिएट कर सकते, सेंटर को दे सकते हैं क्या, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ सेंटर को दे दूँ। किस तरीके से, अब हम चाहते हैं कि हम सेंटर को दे दें, तो पॉसिबल है क्या। अगर ऐसा कुछ लिखना चाहती हूँ लाइक ठीक है, ठीक, क्या देखना चाहती हूँ, मान लो मैं फंक्शन बनाना चाहती हूँ इंटरेस्ट और उसमें देना चाहती हूँ p कॉमा t इक्वल्स टू 5 कॉमा r। तो ये कर सकती हूँ क्या, नहीं, सेंटर वालों को भी नहीं बना सकती हूँ। इसका मतलब अगर रेट को डिफॉल्ट दे रही हूँ तो टाइम को भी देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, और अगर प्रिंसिपल को भी देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। तीनों को अगर डिफॉल्ट दे दिया है तो मिनिमम वैल्यू उसको कितनी चाहिए कॉलिंग के लिए 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3। ठीक है,
मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम हो सकती है 3, लेकिन अगर एक वैल्यू देंगे तो किसको मिलेगी, प्रिंसिपल को, 2 वैल्यू देंगे तो किसको मिलेगी, प्रिंसिपल और टाइम को, और 3 वैल्यू देंगे तो रेट को। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर आपने ये दिया है और ये दिया है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 0.10 हो गई। ठीक है, यहाँ तीनों वैल्यू दी है आपने, तो पहली वैल्यू गई प्रिंसिपल के पास, ठीक है, ये किसके पास गई, प्रिंसिपल के पास चली गई, 3 किसके पास चली गई, टाइम के पास चली गई, और 0.15 किसके पास चली गई, रेट के पास चली गई। तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा क्या, नहीं लेगा। सो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब जिसको आपने नहीं दिया है, जिसको आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, उसको आप क्या करना है, वैल्यू देना कंपलसरी है। क्लियर? So now students, it is clear. So now see the different definition beta. Now see the first line. In this line, first, second are non-default and third is the default value. So how many minimum argument must be written in the calling? 2. Maximum कितने दे सकते हैं, 3, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें मिनिमम कितना आर्ग्यूमेंट देना है कॉलिंग के टाइम में, 1, क्योंकि PRIN जो है वो देना कंपलसरी, टाइम और रेट। लेकिन सॉरी बच्चा, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो रॉन्ग है। ऐसी फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट कर नहीं सकते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट होता है, इस साइड से इस साइड दे सकते थे, इधर से इधर नहीं दे सकते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन कैसी है, करेक्ट है, लीगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको दिया गया है वैल्यू, इसको भी दी गई है, तो इसमें मिनिमम आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 1, और मैक्सिमम कितना होगा, 3। ठीक है, मतलब मिनिमम कम से कम 1 तो देना ही पड़ेगा कॉलिंग में, जो PRN को जाएगा। अगर 2 देंगे तो PRN और टाइम को जाएगा, और 3 देंगे तो तीनों को जाएगा। तो पूछता है मिनिमम आर्ग्यूमेंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो बेटा आपको पता हो इस केस में मिनिमम आर्ग्यूमेंट कितना होगा बेटा, 0। क्यों मिनिमम आर्ग्यूमेंट 0 होगा, क्योंकि तीनों को ही डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। मतलब अगर हम ऐसे कॉल करेंगे इंटरेस्ट, तो रन हुआ क्या, हाँ रन होगा। उस केस में प्रिंसिपल की वैल्यू 200 होगी, टाइम की वैल्यू 2 होगी, रेट की वैल्यू 0.10 होगी। लेकिन अगर हमने ब्रैकेट में दे दिया 1000, तो ये 1000 किसको मिलेगा बेटा, ये 1000 मिलेगा PRIN को। तो PRIN की वैल्यू 1000 हो जाएगी, टाइम की 2 हो जाएगी, रेट की 0.10 हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कॉल किया बेटा 500,2, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ 3 कर देते हैं। 500 मिलेगी PRIN को, टाइम को कितनी मिल जाएगी 3, और रेट को कितने मिलेगी 0.10। मतलब अगर तीनों डिफॉल्ट है तो हम एम्प्टी ब्रैकेट दे रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट तीनों वैल्यू लेगा। अगर एक वैल्यू दे रहे हैं बेटा तो पहले को मिलेगी, 2 वैल्यू अगर दे रहे हैं बेटा तो पहले और दूसरे को मिलेगी, और 3 वैल्यू दे रहे हैं बेटा तो तीनों को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कितना हो गया 0 और मैक्सिमम कितना हो गया 3। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ये कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा, जैसे अब तक आपने देखा कि हमेशा सीक्वेंशियली डेटा पास करना पड़ता है। अगर एक फंक्शन बनाया है मैंने डेफ xy, ठीक है, अब xy बनाया, यहाँ दिया a, b, c, कितने पैरामीटर दिए बेटा, 3 दिए हैं। तो कॉलिंग के टाइम में तीनों की सीक्वेंशियल वैल्यू देखेंगे। अगर xy को कॉल करूँ तो मुझे देना होगा 3, 5, 7। इस केस में पहली वैल्यू a को जाती, दूसरी b को जाती, तीसरी c को जाती है। अगर हम सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं कॉलिंग के टाइम में, तो हम वेरिएबल का नाम मेंशन करें, लाइक v = 3, ठीक है, a = 9, c = 2, ठीक है। तो हम इस तरीके की कॉलिंग कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके की कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मेंशन करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएशन के टाइम में जो वेरिएबल लिए थे हमने उनका नाम देना पड़ेगा, तो हम कॉलिंग का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स मींस वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द पैरामीटर्स वाइल कॉलिंग, सो वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ डेटा। हम जो डेटा पास करते हैं फंक्शन को, उसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अब बेटा ये नेक्स्ट क्या बोलता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप कंबाइनिंग। तो क्या हम तीनों टाइप को किसी एक प्रोग्राम में कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हम फंक्शन कॉलिंग में डिफॉल्ट भी दे दें और सीक्वेंशियल भी, वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ बनाया है
तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के। अब अगर इंटरेस्ट में आपने PRIN और CC की वैल्यू दी है तो ये लीगल है। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू आपकी नहीं देना कंपलसरी वो आप दे रहे हैं, ठीक है। आपने फंक्शन डेफिनेशन में क्या बनाया है, PRIN, CC, टाइम और रेट, तो ये दो वैल्यू कैसी है, कंपलसरी है, और बाकी दो कैसी है, ऑप्शनल। तो अगर आपने ये दो दी है तो बाकी दो कौन सी ले लेगा बेटा, टाइम की 2 ले लेगा, रेट की कितनी ले लेगा, 0.09। अब आपने रेट की दी, PRIN की दी, CC की दी, तो ये भी लीगल है, ठीक है। ये लीगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक वैल्यू नहीं दी है टाइम की, वो ऑलरेडी है। और ये किस टाइप की कॉलिंग है, नेम्ड और कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पर आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं और वी कैन से पैरामीटर का नाम यूज कर रहे हैं, तो आप सीक्वेंस चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले आपने रेट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपने रेट लिखा है तो ये रेट के पास ही जाएगा। यहाँ PRN लिखा है तो ये PRN के पास जाएगा, यहाँ पर CC लिखा है तो CC के पास जाएगा। लेकिन अगर हम बेटा कुछ नहीं लिखते हैं तब वो क्या फॉलो करता है, सीक्वेंस, ठीक है। ये भी सही है, लीगल है। इस केस में 5000 किसको मिलेगा, PRN को मिलेगा, PRN को 5000, 3 किसको मिलेगा, CC को मिलेगा, और रेट को क्या मिल जाएगा बेटा, 0.05। तो हमने टाइम को इग्नोर किया, ये भी सही है। तो मतलब हम कॉलिंग के टाइम में यहाँ पर कैसा हो रहा है, पैरामीटराइज कॉलिंग हो रही है, एज वेल एज डिफॉल्ट भी हो रहा है, और प्लस रेट का अगर नाम लिख रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है, नेम्ड। तो यहाँ पर मिक्स्ड है, तो मतलब हम यहाँ पर तीनों को मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स मतलब ये कि हम यहाँ सिक्वेंशियल कॉलिंग भी हो रही है, प्लस हमने अगर रेट का नाम लिख दिया, 2 का तो हमने नाम नहीं लिखा है, चलेगा। ये भी कर सकते हैं कि 2 के नेम ना लिखें और 1 का लिखें, तो 2 कैसे होंगे, सिक्वेंशियल जाएंगे, और थर्ड वाले केस में वो वेरिएबल का नाम देख के उसको वैल्यू दे देगा। इलीगल कब होता है बेटा, इलीगल जैसे हमने रेट को दिया, ठीक है, और ये दे दिया। अब यहाँ पर अगर हमने रेट को दिया है तो रेट के पास तो वैल्यू चली जाएगी, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आप देखिए क्या है, CC है, तो क्या हम ये CC को 5000 देना चाह रहे हैं और टाइम को 3 देना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इलीगल क्यों है, क्योंकि आपका PRIN और CC तो कंपलसरी आर्गुमेंट है, जो कंपलसरी आर्गुमेंट है वो आप उसी सीक्वेंस में देंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी के आर्गुमेंट्स को आप कर सकते हैं, तो ये इलीगल है, ठीक है। अब इस केस में ये भी आपका इलीगल हुआ। जैसे कि मैं समझा रही हूँ बच्चों को, कुछ नहीं समझ में आता, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। उसका रिप्लाई श्योरली आएगा। और अगर आप कुछ और चाहते हैं कि किस तरीके की वीडियो बनाऊँ पढ़ाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगे तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा, और अगर बेटा कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो भी बताएं कि आपको क्या सही नहीं लग रहा है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन इंटरेस्ट दैट कैन रिसीव प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम एंड रेट एंड रिटर्न कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ रिटर्न कीवर्ड आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। कितने आर्गुमेंट लेगा, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन बनानी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और उसके बाद मेन प्रोग्राम आता है। तो DEF फंक्शन नेम उसने ऑलरेडी दे रखा है, इंटरेस्ट क्या लेगा, 3 वैल्यू, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टाइम एंड रेट एंड रिटर्न दिस। देन यहाँ पे ये भी बोला है बेटा, डू स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर रेट एंड टाइम एज 10% एंड 2 ईयर्स। तो टाइम 2 ईयर्स बोला है, ये कितना बोला है, 10%। परसेंट का मतलब होता है 0.10 लिखेंगे हम, ठीक है। अब दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्टली हमने लिख दिया रिटर्न प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब रिटर्न के साथ हम सीधे कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा। अगर आप करना चाहते तो आप यहाँ पर x इक्वल्स टू ये लाइन मेंशन कर देते पूरी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और उसके बाद रिटर्न x भी लिख सकते थे आप, रिटर्न x ये भी कर सकते थे, दोनों ही सही है। अब उसके बाद आपने मेन प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ आपने वेरिएबल लिया PRIN, ठीक है, प्रिंसिपल इनपुट करा लिया, टाइम और रेट ऑप्शनल है, फंक्शन कॉल कर दिया, PRIN दिया, तो PRIN को वैल्यू जो यूजर से मिली है वो मिल जाएगी, टाइम 2 ले लेगा, रेट ये ले लेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कैसा फंक्शन है, रिटर्निंग फंक्शन है, तो कैसे कॉल होगा, वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिटर्निंग फंक्शन की कॉलिंग कैसे करेंगे। अगर वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो या तो वेरिएबल इक्वल्स टू करके कॉल करें या प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, राइट अ फंक्शन, मतलब वहां पर आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है और बस, कॉलिंग नहीं लिखनी होती। लेकिन अगर आपने लिख दिया
एडिशनल करने के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। बट बेटा कॉलिंग भी आपको समझ में क्यों आनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द आउटपुट क्वेश्चंस ऑल्सो, सो वी शुड क्लियर हाउ टू फाइंड द आउटपुट। रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, तो बच्चों देख लेते हैं कि रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू। रिटर्न कीवर्ड से वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन कितने टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन वाइड फंक्शन। अगर फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वाइड फंक्शन। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो नॉन वाइड कहलाता है। एंड फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वाइड फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन के में कीवर्ड नहीं आया है रिटर्न कीवर्ड, तो कैसा है, वाइड फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो कैसा है, वाइड फंक्शन है, और रिटर्न करता है तो नॉन वाइड फंक्शन। रिटर्निंग सम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन वाइड फंक्शन, ठीक है। ये भी आपको वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से इसको याद करके जाएंगे वन वर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, जिसमें 3 नंबर का फंक्शन क्रिएशन, 2 नंबर का आउटपुट और 1 मार्क का एक आपका क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन के टाइप भी कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, द फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू इज नोन एज नॉन वाइड, द फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू इज नोन एज वाइड फंक्शन। सो ये टर्म्स याद रखें, वाइड और नॉन वाइड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। Now what is return? Okay, to return any value, return and then the variable name, or directly we can write the formula which calculates any value. Okay, return 5 we can write, return this we can write, return this, in this way we can return the value. Now the most important thing, bachcha, function can return a single value or function can return a multiple value, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे तो उसका क्या तरीका होता है। अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना है तो बेटा क्या होता है, रिटर्न के साथ कॉमा सेपरेट लगाते हैं। जैसे रिटर्न आपने लिखा x इंटू एक्स कॉमा वाई इंटू वाई कॉमा जेड इंटू जेड, कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3 वैल्यूज रिटर्न करा रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन हम ऐसे रिटर्न करने के बजाय अगर हम ये चाहते थे कि हम ये लिख लें a इक्वल्स टू एक्स इंटू x, b equals to y into y, c equals to z into z, and then at the last we can write return a comma b comma c। ये भी हम कर सकते थे इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। अभी 3 वैल्यू रिटर्न करा तो बच्चा कॉलिंग कैसी हो जाएगी, अगर हम कॉलिंग में t इक्वल्स टू फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो t को कैसी वैल्यू मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ टपल। क्यों, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, टपल के फॉर्म में करता है, ठीक है। और अगेन अगर आपको सेपरेट वैल्यूज चाहिए तो कैसी कॉलिंग करें आप यहाँ पर 3 वेरिएबल दे देते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू एस क्यू यू ए आर डी स्क्वायर 2, 3, 4। अब इस केस में बेटा जो x इंटू एक्स की वैल्यू है वो x के पास आ जाती, y इंटू वाई की जो वैल्यू है वो किसके पास आ जाती, y के पास, और z इंटू जेड की वैल्यू किसके पास आ जाती है, z के पास। तो 3 सेपरेट वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देते हैं तो t के पास क्या आएगा, टपल आएगा, ठीक है। अब t के पास क्योंकि टपल आ रही है तो वैल्यूज आपको सेपरेट करना है, तो आपको पता है टपल में से वैल्यू क्या सेपरेट करते हैं, t0 पे 4 है, t1 पे 9 है और t2 पे 16 है इंडेक्स वैल्यू से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दूसरा मेथड भी बताया गया है कॉलिंग का, या तो आप एक वेरिएबल में कर रहे टपल देगा, इसमें कर रहे हैं तो सेपरेट वैल्यूज आएंगी आपके पास। So this is called multiple returning value from the function. Clear? Now do one question. Write a program that receives 2 numbers in a function, return the value as arithmetic operator. तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से करें, नहीं बने तो मुझे बताएंगे, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है पासिंग स्ट्रिंग टू द फंक्शन, पासिंग लिस्ट टू द फंक्शन और पासिंग डिक्शनरी टू द फंक्शन। बट अगर मैं अपनी असेसमेंट के अकॉर्डिंग बताऊँ कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट आएगा, या फिर राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ लिस्ट एज आर्गुमेंट। ये 2 टाइप के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी 19% है, और बाकी 10% में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट 90% प्रोबेबिलिटी जिसकी है हम उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करें। तो राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। रिटर्निंग टाइप समझ में आ गई। अब आपका बच गया है स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले चलते हैं प्रैक्टिकल सेशंस में, और जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हम कुछ कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और आप भी अपना पेपर अच्छे से कर पाएँ। तो बेटा सबसे पहले एक फंक्शन बना रहे हैं, कौन सा फंक्शन बना रहे हैं,
राइट अ फंक्शन होता है, लेकिन राइट अ प्रोग्राम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिंग दिखाऊंगी आपको तभी एग्जीक्यूशन देख पाएंगे आप। लेकिन बोर्ड में राइट अ फंक्शन होगा तो आप ये फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। राइट अ फंक्शन कैल, मान लो यहाँ पे फंक्शन का नाम इसने दिया है कैल, तो आप यही फंक्शन का नाम लेंगे। अगर एग्जाम में फंक्शन नेम मेंशन है तो आप अपने मन से फंक्शन का नाम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। राइट अ फंक्शन कैल विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट और पैरामीटर। Write a function which takes a string as parameter and return how many a present in it। ठीक है, मतलब क्या करना है, उसको काउंट करना है कि जो स्ट्रिंग यूजर ने पास की उसमें a कितनी बार आ रहा है, और रिटर्न हाउ मेनी वॉवल्स प्रेजेंट इन इट, और रिटर्न हाउ मेनी अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन इट, और काउंट हाउ मेनी वर्ड्स लेंथ आर 5। तो आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा फंक्शन चैप्टर को करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको स्ट्रिंग में ट्राइवर्सिंग आती है, क्योंकि अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो बस ब्रैकेट में वेरिएबल देते तक के वो फंक्शन है। उसके बाद आप ये मान लें कि हमने अपने मेन प्रोग्राम में वो वेरिएबल को वैल्यू दे दी है, और उसके आगे का प्रोग्राम वही नॉर्मल प्रोग्राम होता है जो आपने क्लास 11 में बनाया था, ठीक है। तो DEF फंक्शन का नाम क्या बोला है, कैल, ठीक। कैसा लेना, उसको एक वेरिएबल लेना है एज ए आर्गुमेंट, दैट इज स्ट्रिंग। तो हम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ए दिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। हम इसको स्ट्रिंग मान के चले, क्योंकि कॉलिंग प्रोग्राम में हम इसको क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे। तो विच टेक्स अ स्ट्रिंग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो मतलब यहाँ पे जो आप ए लिख रहे हैं, अगर इंटीजर का क्वेश्चन होता तो ये इंटीजर मानते आप, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको स्ट्रिंग मानेंगे। अगर पासिंग का लिस्ट होता तो आप इसको लिस्ट मानते, डिक्शनरी होता तो आप इसको डिक्शनरी मानते। मतलब ये आप अपने दिमाग में इमेजिन करके चलेंगे कि हम ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं, इंटीजर के लिए बना रहे हैं कि स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं कि लिस्ट के लिए बना रहे हैं कि डिक्शनरी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर का कोड लिखेंगे। मतलब फंक्शन बनाने से पहले आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि ए इज अ स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड रिटर्न हाउ मेनी ए प्रेजेंट इन इट। मतलब जो ए वेरिएबल है, यहाँ पे ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल में मान लो आया हेलो हाउ आर यू, तो वो बता दे कि इस हेलो हाउ आर यू में ए कितनी बार आया है। कौन सा, स्मॉल ए बोला है तो आप स्मॉल ए ही काउंट करेंगे, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल नहीं करेंगे। तो बेटा पहले हम कैरेक्टर वाइज सेपरेट कर ले स्ट्रिंग में से पहले, तो क्या लिखते हैं, फॉर आई इन ए। अगर फॉर आई इन ए लिखती हूँ तो स्ट्रिंग का एक लेटर आई को मिलता है, पहला लेटर, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर, फिर चौथा लेटर, ठीक है, यही होता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ट्राइवर्सिंग। तो आपका लेटर मिल रहा है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप स्ट्रिंग की वीडियो जाकर देख लें जो मैंने अपलोड की है, फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रिंग, तो उसमें आपको ये ट्राइवर्सिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आई को क्या मिल रहा है, सिंगल कैरेक्टर। तो हम क्या चेक कर लें, इफ आई डबल इक्वल्स टू, अगर आई की वैल्यू ए है, मतलब आई में जो कैरेक्टर आया है वो अगर ए है तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर आई डबल इक्वल्स टू ए हो रहा है और एक काउंटर वेरिएबल लगा लें, ये काउंट करेगा कि इसमें कितनी बार ए आया है, क्योंकि लूप के अंदर ये कितनी बार लूप चलेगा, जितनी स्ट्रिंग में वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लूप के बाहर आ जाएं और क्या कर दें, रिटर्न सी। तो ये फंक्शन बेटा एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका ओवर हो गया, इतना ही करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेन प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ, तो बच्चों यहाँ पर हम मेन प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, क्यों, जिससे आप कॉलिंग समझ सकें। तो यहाँ पर अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मान लो मैंने कैल फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। कैल फंक्शन के ब्रैकेट में दे रही हूँ हेलो, क्या काउंट करना है, ए। तो हम ऐसा कुछ दे दें जिससे हमको ABC हो उसके अंदर, हेलो AB हाउ आर यू, ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने पास किया, लेकिन ये जब ये स्ट्रिंग किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। तो फॉर आई इन ए में पहले आई को क्या मिलेगा, एच मिलेगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। जब एच मिला तो एच डबल इक्वल्स टू ए क्या हो गया, फॉल्स। तो सी इक्वल्स टू सी प्लस वन वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। फिर क्या मिला नेक्स्ट लाइन में, ई, फॉर आई इन ए को नेक्स्ट ई मिला, तो ई डबल इक्वल्स टू ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, नहीं चली। एल मिला, नहीं चली। एल मिला, नहीं चली। ओ मिला, नहीं चली। स्पेस मिला, नहीं चली। जब ए मिला तो ए डबल इक्वल्स टू ए, आई की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल है,
कंडीशन ट्रू हो गई तो c इक्वल टू c प्लस 1 वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, जहां पर c की वैल्यू 0 प्लस 1 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में b मिला, स्पेस मिला, h मिला, o मिला, w मिला, स्पेस। तो टोटल ये कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा बेटा h e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार ये लूप चलेगा फॉर लूप। हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप एग्जीक्यूटेड? 18 times, because the string have how many characters? 18 characters. And how many times if condition gets true? That is 2 times, because total 2 a are in the string, so the I value will be a and I double equals to a will be true 2 times. So first time 0 plus 1 value of c will be 1, and in the next time it will retain the previous value, so 1 plus 1 the value of c become 2. So return statement will return 2. बट इफ कॉलिंग इज दिस टाइप ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर रिटर्निंग फंक्शन है तो या तो वेरिएबल इक्वल्स टू करके कॉल करते हैं हम, और या फिर प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल करते हैं। ठीक है, दो तरीका है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लें। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। टू दिखाया, जैसा मैंने आपको बताया था, ये कैसा दिखा रहा है आपको? 2 ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको अगर लगता है कि मतलब कैसे हम कॉलिंग करते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी जो कॉलिंग की वैल्यू है वो चेंज कर लें। आप यहाँ कुछ और लिख लें। आर यू माई फ्रेंड। ठीक है, इसमें ए कितनी बार आया बेटा? एक ही बार आया। रन करके देखते हैं तो क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो बच्चों एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन आपको कॉलिंग समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपको आउटपुट क्वेश्चंस भी करना है। सो राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न दिस। रिटर्न बोला है तो रिटर्न करेंगे, वो बोलता यहाँ पे बोलता रिटर्न की जगह प्रिंट हाउ मेनी, एंड प्रिंट हाउ मेनी ए प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पर हम क्या चेंज कर देते बेटा? यहाँ पर हम लिख देते प्रिंट। ठीक है, सी। ठीक, और यहाँ पे कॉलिंग का तरीका बदल जाता, तो हम वेरिएबल में कॉल नहीं करते और प्रिंट नहीं कराते। क्यों? क्योंकि कॉल होने पर ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा वो वैल्यू। देखें, ठीक है, तो ये हो गया। ये मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करके दिखा दिया, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, पासिंग स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। ठीक है, स्ट्रिंग लेगा तो आपको ये मान लेना है कि इस वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम लिख देना है फंक्शन के अंदर। क्लियर? अब आपको स्ट्रिंग वाले सारे क्वेश्चन आज करके देख लेने हैं। कुछ नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ना करा दूंगी। ठीक है, अब स्ट्रिंग पासिंग स्ट्रिंग टू द फंक्शन इज क्लियर। सो नाउ राइट अ फंक्शन कैल विच टेक्स अ लिस्ट एज आर्गुमेंट। बेटा अब लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट एज पैरामीटर एंड प्रिंट हाउ मेनी एंड काउंट इवन नंबर्स प्रेजेंट इन इट, even elements, and count even elements and return it। ठीक है, अब यहाँ पर हम a को क्या मान लें बेटा? यहाँ पे a को हम लिस्ट मान लें। अब अगर लिस्ट है तो फॉर i इन a से i को क्या मिल जाता है? लिस्ट के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के एलिमेंट मिल जाते हैं तो हमको क्या देखना है यहाँ पर? इफ के साथ इफ i mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, हमको चेक करना है कि जो एलिमेंट इवन हो। मतलब क्या करना? राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर एंड काउंट इवन एलिमेंट्स एंड रिटर्न इट। कितने इवन एलिमेंट्स आए हैं वो रिटर्न कराना है। ठीक है, चलो हम अभी रिटर्न की जगह यहाँ प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिंट का बना हुआ है एंड प्रिंटेड। ठीक है, तो ये करेगा कितने? तो यहाँ पर बेटा हम क्या देंगे? अब कॉलिंग में हम उसको स्ट्रिंग नहीं दे रहे हैं, अब हम उसको लिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कितने एलिमेंट दिए हैं उसको? 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन कितनी वैल्यूज हैं? 24 8, 3 वैल्यूज इवन है। तो देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, क्लियर? तो लिस्ट वाले भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिए हैं कि लिस्ट वाले क्वेश्चन आप कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे ए को लिस्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर लिस्ट में रिप्लेस करने बोलता कोई वैल्यू इमेजिन, तो रिप्लेस के केस में ट्राइवर्सिंग का मेथड चेंज हो जाता है। स्ट्रिंग केस में नहीं होता है। स्ट्रिंग केस में क्योंकि हम कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप बट लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर बोलता राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर एंड रिप्लेस इवन नंबर्स विद 0,
एंड रिप्लेस इवन एलिमेंट्स विथ 0। मान लो ये क्वेश्चन होता, तो इवन को, जैसे कि लिस्ट कैसा है आपका, म्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर फंक्शन में हम लिस्ट में कोई चेंज करें तो मेन प्रोग्राम में भी लिस्ट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर ये तरीका चेंज हो जाता है। हम यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 0, लेन ऑफ ए। अब हम लिस्ट की यहाँ पे लेंथ निकालते और आई को क्या प्रोवाइड कराते, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू को प्रोवाइड कराते तो ए ऑफ आई से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे बच्चे, ठीक है। और जिस प्लेस पर इवन हो रही है उसी प्लेस पर वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टास्क परफॉर्मिंग फंक्शन है, रिटर्निंग नहीं बोला है, ना कुछ प्रिंट करने बोलता है। तो यहाँ पर हम जब लिस्ट पास करेंगे तो हम मेन में क्या करते हैं, एक एक्स करके लिस्ट ले लेते हैं। हम इस केस में क्या कर रहे हैं कि हम एक्स करके एक लिस्ट ले रहे हैं, जिससे मैं आपको दिखाऊं कि फंक्शन कॉलिंग के बाद वैल्यू बदल जाती है या नहीं बदलती है। बदल जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर मैं प्रिंट एक्स करूँ तो देखती हूँ फंक्शन कॉलिंग के बाद एक्स की वैल्यू बदली है कि नहीं, क्योंकि ये टास्क परफॉर्मिंग फंक्शन है कि आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, क्योंकि सभी बच्चे यही बोलते हैं कि मैम पढ़ा तो आप देती है लेकिन हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ, जिससे आप क्वेश्चन कर सकें। राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ पूरा क्वेश्चन है ये आपके सामने और नीचे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिस्ट है फॉर आई इन रेंज, तो आई को क्या मिली 0 1 2 3। कितने इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, जितने एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, इसको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 4 5। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी 6। तो लूप कितने टाइम्स रन होगा बेटा, 6 टाइम्स लूप रन होगा। और पहली ऑफ ए ऑफ 0 मतलब 5, ए ऑफ 1 मतलब 20, ए ऑफ 2 मतलब 4, ए ऑफ 3 मतलब 9, ए ऑफ 4 मतलब 8 और ए ऑफ 3 मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी ए ऑफ 5 का मतलब 3। तो मॉड क्या करेगा, चेक कर लेगा इवन वैल्यू है क्या, तो उस प्लेस पे रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे 2 इवन वैल्यू थी 20 और 4 और 8, तो आप देखिए उसकी जगह पे 0 आ गई। मतलब फंक्शन कॉलिंग के बाद लिस्ट की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि लिस्ट कैसा है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर? तो बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको फंक्शन के टाइप्स ऑफ पैरामीटर बता दिए, जिसमें पैरामीटर के टाइप्स में हमने देखा है पैरामीटराइज, सीक्वेंशियल और कीवर्ड एंड द डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। और प्लस आपको पासिंग स्ट्रिंग, पासिंग लिस्ट टू द फंक्शन भी करा दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपने आपके पास जो भी सैम्पल पेपर है आप उसमें से फंक्शन के क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। आउटपुट क्वेश्चंस भी करें। अब मेरा फंक्शन का एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बताऊंगी और आउटपुट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपने फंक्शन चैप्टर के सारे क्वेश्चन करते रहें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।